देखिए, इंसान को दोबारा चांद पे पहुंचाने के मून मिशन को एक नया मुकाम हासिल हुआ है। नासा का आर्टेमिस 1 अंतरिक्ष यान चांद के करीब पहुंच गया है। आर्टेमिस पे लगे कैमराज ने चांद की दिलचस्प तस्वीरें भेजी हैं। आर्टेमिस 1 मून मिशन का पहला चरण है और इस मिशन की कामयाबी से ही इंसान के चांद पे दोबारा पहुंचने की राह निकलेगी। 2, 1, 0 Event number 96 completed. And we have a successful Event number 98 liftoff of completed. Vikram S rocket. We expect to be around 100 kilometers. नासा के मून मिशन को मिला नया मौका। News from Mission Control Center. चांद के करीब पहुंचा आर्टेमिस 1। आर्टेमिस पर लगे कैमरों ने कराया चांद की सतह का दीदार। इंसान को चांद पर पहुंचाने के मिशन को मिली रफ्तार। 5 दिनों की लंबी यात्रा और अनंत अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर का सफर। नासा के आर्टेमिस 1 ने इस मुश्किल सफर को आसानी से तय कर लिया। आर्टेमिस पर लगे कैमरों से मिली चांद की ऐसी तस्वीर का इंतजार नासा के वैज्ञानिकों को बेसब्री से था। नासा ने 53 साल बाद अपने मून मिशन आर्टेमिस के जरिए इंसानों को दोबारा चांद पर भेजने की योजना बनाई है। नासा के मिशन के मुताबिक इंसान 2025 में न सिर्फ चांद पर कदम रख सकता है, बल्कि 1972 के अपोलो मिशन के यात्रियों से ज्यादा समय तक वहां वक्त भी गुजार सकता है। इस कामयाबी को हासिल करने के मकसद से अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने 16 नवंबर को आर्टेमिस मिशन के जरिए ओरायन स्पेसक्राफ्ट को भेजा था। ये स्पेसक्राफ्ट अब चांद के करीब पहुंच गया है। ओरायन स्पेसक्राफ्ट ने चांद का एक चक्कर भी लगा लिया। नासा का यह स्पेसक्राफ्ट चांद से महज 81 मील यानी 130 किलोमीटर की दूरी से गुजरा। इस दौरान इसने चांद की सतह की कई तस्वीरें भी खींची। चांद की सतह के नजदीक से गुजरते हुए ओरियन स्पेसक्राफ्ट ने अपोलो 11, 12 और 14 मिशन की लैंडिंग साइट्स की तस्वीरें खींची। इससे पहले भी पृथ्वी से चांद तक के सफर के दौरान ओरियन कई तस्वीरें नासा को भेज चुका है। आर्टेमिस 1 में कोई एस्ट्रोनॉट नहीं है, लेकिन भविष्य में एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर पहुंचाने के लिए ये मिशन बेहद अहम है। आर्टेमिस 1 का कामयाब सफर वैज्ञानिकों के लिए अंतरिक्ष में नई राह खोलेगा। इस राह पर चलकर ही भविष्य में एक बार फिर इंसानों के कदम चांद पर पड़ेंगे। नासा के मून मिशन को 3 चरण में पूरा किया जाएगा, जिसका पहला चरण फिलहाल जारी है। इसके लिए दुनिया के सबसे ताकतवर SLS रॉकेट के जरिए नासा ने चंद्रमा पर ओरायन अंतरिक्ष यान भेजा है, जो 42 दिनों में चांद की यात्रा करके वापस आ जाएगा। चंद्रमा की कक्षा में आर्टेमिस 1 कुछ सैटेलाइट्स भी छोड़ेगा और फिर खुद को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर लेगा। वहां से कुछ अहम जानकारियां इकट्ठा करने के बाद आर्टेमिस 1 के टॉप पर लगा ओरायन कैप्सूल धरती पर वापस आ जाएगा। यही वो कैप्सूल है जिसमें बैठकर आने वाले वक्त में एस्ट्रोनॉट चांद का सफर तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आर्टेमिस 1 के कैमरों से चांद का दीदार करने में काफी आसानी मिलेगी। अब बात इसरो की ही करेंगे, जिसके लिए 26 नवंबर की तारीख बेहद खास होने जा रही है, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो इस दिन श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च पैड से PSLV XL रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में ओशनसैट 3 सैटेलाइट को भेजेगा, जो समुद्र से जुड़ी तमाम जानकारी के साथ साथ निगरानी में भी काफी मददगार साबित होने जा रही है। देखिए, अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में फिर होगा कमाल। इसरो के नाम जुड़ेगी एक और उपलब्धि। 3, 2, 1, 0 Event number 96 completed. 18 नवंबर को देश के पहले निजी स्पेस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च करने के ठीक 9 दिन बाद यानी 26 नवंबर को इसरो अंतरिक्ष में सफलता की एक और कहानी लिखने जा रहा है। इस बार PSLV रॉकेट अपने 54वें मिशन पर निकलेगा और इसीलिए इस मिशन को PSLV C-54 नाम दिया गया है।
मिशन की सफलता के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। इसरो का अगला रॉकेट लॉन्च 26 नवंबर को होगा और इस पे एक ओशन सैट 3 और 8 नैनो सैटेलाइट्स, इसमें 4 यूएसए का और 1 भूटान का होगा। और पीएसएलवी को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। इसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का वर्क हॉर्स बोलते हैं और इसका लॉन्च 26 नवंबर को होने वाला है श्रीहरिकोटा लॉन्च पेज से। शनिवार की सुबह 11:56 के तय वक्त पर पीएसएलवी एक्सेल रॉकेट अपने साथ ओशनसैट 3 और 8 नैनो सैटेलाइट्स को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना होगा। साल 1999 में पहली बार ओशनसैट 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था और इसके बाद इसी सीरीज का दूसरा सैटेलाइट 2009 में अंतरिक्ष में भेजा गया और अब ओशनसैट 3 सैटेलाइट भेजने की तैयारी है। ये ओशनसैट सैटेलाइट भारत के लिए काफी अहम है क्योंकि इसकी मदद से न केवल समुद्री सतह के तापमान को नापा जा सकेगा बल्कि इससे समुद्री इलाकों में क्लोरोफिल, फाइटोप्लैंक्टन, एरोसोल और प्रदूषण की भी जांच करने में मदद मिलेगी। इस ओशनसैट 3 सैटेलाइट का वजन 1000 किलोग्राम है, जिसे इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 नाम दिया है। इसमें जाने वाला ये मेन सैटेलाइट ओशनसैट, नहीं तो इसको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 करके उसका नाम है, नहीं तो ओशनसैट 3 है। सो उसका मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का मतलब अर्थ के ऊपर क्या क्या स्थिति है, क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या क्या बदलाव हो रहा है, उसको स्पेस से देखना उसका मेन काम है। उस तरह से 6 सैटेलाइट्स ऑलरेडी हम भेज चुका हूं। कुछ सैटेलाइट्स डिजास्टर प्रोन एरिया को देखेगा, कुछ सैटेलाइट्स बॉर्डर को देखेगा, कुछ सैटेलाइट्स वेदर कंडीशन लाइक किधर क्लाउड्स है, किधर सुनामी आ रहा है, किधर साइक्लोन है, इस तरह से चीज को देखेगा, वेदर ऑब्जर्वेशन का देखेगा। इस तरह से इसमें हम ओशन को भी आजकल थोड़ा ध्यान देके, ओशन में बदलाव को ऊपर भी हम ध्यान देके रिसर्च कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, इसरो अपने इस मिशन में जो 8 नैनो सैटेलाइट्स भेज रहा है उनमें भारत और भूटान का ज्वाइंट सैटेलाइट यानी भूटान सेट है, जो एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है, जबकि आनंद निजी कंपनी पिक्सेल का सैटेलाइट है। इसी तरह भारतीय निजी स्पेस कंपनी ध्रुव के 2 थाईवोल्ट सैटेलाइट और स्पेस फ्लाइट यूएसए के 4 एस्ट्रोक्राफ्ट सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने की एवज में इसरो को आर्थिक फायदा भी होगा। दुनिया एक बार फिर से अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारतीय वैज्ञानिकों का दम देखेगी। इसरो ने ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ESO 06, नहीं तो ओशनसैट करके उसका नाम है, उसको लॉन्च करना है। बट उसके अलावा खाली स्पेस है, दैट इज पेलोड में अब और पेलोड लेके जा सकता है। इसलिए इसरो ने इस बाकी सैटेलाइट प्रोवाइडर से इंटरेक्ट करके उनको वो पेलोड स्पेस सोल्व किया है, दैट इज सेल्स किया है। तो इससे इसरो को थोड़ा मनी भी मिलेगा, कैश भी मिलेगा। इस तरह से एक व्यापार किया है इस प्रोजेक्ट। बीते कुछ सालों में इसरो वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष की दुनिया में कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं। उनकी इसी कामयाबी ने अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में भारत के दबदबे को और मजबूत किया है। प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उस गर्जना की जिसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर गुवाहाटी के पहाड़ों तक भारतीय सेना जबरदस्त तैयारी कर रही है। हर मोर्चे, हर मुश्किल से निपटने के लिए देश के जवान दिन और रात कड़ी तपस्या में जुटे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं श्री गंगानगर से लेकर गुवाहाटी तक भारतीय सेना के पराक्रम की तस्वीरें। जमीन से आसमान तक जवानों का पराक्रम, गुवाहाटी से गंगानगर तक जवानों का दम। अब दुश्मन की हर साजिश होगी बेदम। आतंक के अंत का संकल्प पूरा करेंगे हम। दुश्मनों के होश उड़ा देगा राजस्थान के श्री गंगानगर में चल रहे भारतीय सेना का ये युद्ध अभ्यास, जिसका नाम है ऑपरेशन शत्रुनाश। जैसा ही नाम, इस ऑपरेशन का मकसद भी वही है, शत्रुनाश, मतलब दुश्मन का विनाश।
और दुश्मनों को धूल चटाने के लिए भारतीय जवान पूरी तरह तैयार है। श्रीगंगानगर से आई ये तस्वीरें इसकी गवाही खुद दे रही है। यह युद्धाभ्यास सैन्य ताकत की नुमाइश नहीं, बल्कि सामरिक तौर पर खुद को तैयार रखने की कवायद है। रेगिस्तान के बीचों बीच चल रहे ऑपरेशन शत्रुनाश का मकसद लेजर गाइडेड मिसाइलों को टारगेट कर हिट करना और दुश्मनों के ठिकानों को बर्बाद करना है। एक तरफ रेगिस्तान में दुश्मनों को रौंदने की तैयारी जोर शोर से चल रही है, तो दूसरी तरफ गुवाहाटी में भारतीय वायुसेना ने अपना दम दिखाया। भारतीय वायुसेना की आकाशगंगा टीम ने जब 1000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग की तो हर कोई हैरान रह गया। दुश्मन के छिपे ठिकानों को तलाश कर भारतीय कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों ने धावा बोला। भारत के एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन, और दोनों ही मुल्क लगातार अपनी हरकतों को अंजाम देते रहते हैं। ऐसे में भारतीय सेना भी करारा जवाब देने के लिए अब पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं आस्था और भक्ति के सफर पर। उज्जैन में सोमवार को महाकाल की भव्य शाही सफारी निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे राजसी ठाट बाट के साथ महाकाल की शाही सवारी जिन जिन रास्तों से होकर गुजरी, आस्था का सैलाब उमड़ता चला गया। और महाकाल को उज्जैन का राजा तो माना ही जाता है। माना साथ में ये भी जाता है कि शाही सवारी में महाकाल नगर भ्रमण पर अक्सर निकलते हैं और अपनी प्रजा का हालचाल जानते हैं। ये शाही सवारी है उज्जैन के महाराजाधिराज महाकाल की, जो झूम के निकली है, पूरी धूम से निकली है। मंदिर में ठाट बाट से विराजने वाले महाकाल जब नगर भ्रमण पर निकले तो पूरी फिजा हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठी। आगे आगे महादेव, पीछे बाबा की भक्ति में झूमते गाते भक्तों की पूरी टोली। किसी ने भोले भंडारी का रूप धारण किया तो कोई माता काली के रूप में दिखाई दिया। चांदी के छत्र और फूलों से सजी विशेष पालकी में विराजमान महाकाल की सवारी जिन जिन गलियों से गुजरी, झाल मंजीरा ढोल नगाड़े डमरू बजाते शिव भक्तों का काफिला भक्ति के सागर में गोते लगाता चल पड़ा। मान्यता है कि भगवान महाकाल सवारी के रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। भगवान महाकाल ने चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर के रूप में सवार होकर नगर भ्रमण किया। करीब 7 किलोमीटर लंबे सवारी मार्ग पर 3 घंटे भक्ति का उल्लास छाया रहा। अवंतिका नाथ के जयकारों से धर्मधानी गूंज उठी। बाबा की शाही सवारी में पुजारी, प्रशासन का अमला, पुलिस का बंदोबस्त सब कुछ था। शाही सवारी के दौरान बड़ी संख्या में भक्त भगवान महाकाल के दर्शन के लिए शहर पहुंचे। सुबह भस्म आरती से लेकर पूरे दिन तक श्रद्धालुओं का सैलाब महाकाल मंदिर में देखा गया। इसके बाद सोमवार शाम करीब 4 बजे महाकाल मंदिर से शुरू हुई बाबा की सवारी नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए क्षिप्रा नदी पहुंची, जहां पुजारियों ने क्षिप्रा के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक पूजन किया। शाम को महाकाल की सवारी मंदिर लौट आई। भगवान महाकाल की अगली सवारी अब 10 जुलाई को सावन के महीने की पहली सवारी के रूप में निकलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी नरसिंह मंदिर जोशी मठ में विराजमान हो गई। जोशी मठ पहुंचने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गद्दी का भव्य स्वागत किया। शंकराचार्य की गद्दी के नरसिंह मंदिर में विराजमान होने के साथ ही 4 धाम यात्रा का औपचारिक समापन हो गया। और इससे पहले कुबेर जी और उद्धव जी की मूर्ति योग ध्यान बद्री में विराजमान हुई। अगले 6 महीने तक के लिए अब भगवान की पूजा यहीं से की जाएगी।
देवभूमि उत्तराखंड में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्ति रस में डूबी श्रद्धालुओं की भीड़। भगवान बद्री विशाल की जय जयकार से गूंज उठा मोक्ष धाम। वेद मंत्रों के पाठ से गुंजयमान हो उठी पवित्र नगरी। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद परंपरा के मुताबिक आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में विराजमान हो गई। अब 6 महीने तक जोशी मठ के इसी नरसिंह मंदिर में भगवान बद्री विशाल के वाहन गरुड़ और शंकराचार्य की गद्दी की पूजा होगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद गरुड़ और शंकराचार्य की गद्दी सोमवार को धूमधाम के साथ जोशीमठ लाई गई। साथ में था श्रद्धालुओं का हुजूम। गाजे बाजे ढोल नगाड़ों के साथ भक्तों का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, मोक्ष नगरी उमंग और उल्लास से भरती चली गई। भजन कीर्तन के बीच पुजारियों ने पूजा अर्चना के बाद नरसिंह मंदिर में गरुड़ और शंकराचार्य की गद्दी स्थापित कर दी। भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने के बाद कल उद्धव कुबेर जी की डोली और आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी की गद्दी के साथ मुख्य पुजारी रावल जी पांडुकेश्वर पहुंचे थे। कुबेर जी और उद्धव जी पांडुकेश्वर में योग बद्री मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। वहीं आज मुख्य पुजारी रावल जी और ये देख सकते हैं जो आज जगतगुरु शंकराचार्य जी की गद्दी है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है और अब यहाँ पे पूजा अर्चना, विशेष पूजा अर्चना, ये भगवान नरसिंह का मंदिर है, यहीं पे अब 6 माह तक ये गद्दी विराजमान रहेगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद हो गए थे, जिसके बाद कुबेर जी और उद्धव जी की भोग मूर्ति रविवार को अपने शीतकालीन पूजा स्थल पांडुकेश्वर स्थित योग ध्यान बद्री में विराजमान हुई। पांडुकेश्वर से भगवान शंकराचार्य जी की जो गद्दी है वो गद्दी के साथ ही सारी देव यात्रा और यहाँ आई है और जिसको देवराय यात्रा भी कहते हैं स्थानीय भाषा में, और वो यात्रा भगवान शंकराचार्य की गद्दी के सहित यहाँ आई है। सोमवार को 10 बजे योग ध्यान बद्री में पूजा अर्चना के बाद आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी जोशीमठ के लिए रवाना हुई। जोशीमठ पहुंचने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गद्दी का भव्य स्वागत किया। गद्दी को नरसिंह मंदिर में विराजमान किया गया। इस दौरान संस्कृत विद्यालय के छात्रों ने स्वस्थ वाचन, मंगलाचरण और शांति पीठ किया। महिलाओं ने फूल मालाओं से डोली का स्वागत किया और भजन कीर्तन किए। रावल ने नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण किया। शंकराचार्य की गद्दी के नरसिंह मंदिर में विराजमान होने के साथ ही 4 धाम यात्रा का औपचारिक समापन हो गया और इसके साथ ही अगले 6 महीने के लिए योग ध्यान बद्री, पांडुकेश्वर और नरसिंह मंदिर में शीतकालीन पूजाएं शुरू हो गयी। कहते हैं शीतकाल में बद्रीनाथ धाम में देवता भगवान बद्री विशाल की पूजा करते हैं। भगवान आम भक्तों को 6 महीने तक जोशीमठ में ही दर्शन देते हैं। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको उन 2 स्कूलों में लेकर चलते हैं जो स्कूल पढ़ाई के अलावा परोपकार के लिए तालियां बटोर रहे हैं। एक स्कूल देखिए पश्चिम बंगाल के बर्धमान में है और दूसरा है यूपी के वाराणसी में, लेकिन इन दोनों ही स्कूलों ने गरीबों की मदद का एक अनूठा सा रास्ता खोज निकाला है। कैसे, चलिए इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल से वाराणसी तक स्कूलों में अनूठे प्रयोग की कहानी कहती है।
और इन प्रयोगों के पीछे छिपी है गरीबों के भले की मंशा। इन प्रयोगों से रूबरू कराने के लिए सबसे पहले पश्चिम बंगाल के बर्धमान लिए चलते हैं। सिर्फ तुम्हारे लिए, चाहो तो दे जाओ, चाहो तो ले लो। ये तस्वीरें जो आपके सामने है, इनमें यही लिखा हुआ है। दरअसल ये एक अर्जी है जो यहाँ के स्कूल के गेट पर शीशे के कवर वाली 2 अलमारियों पर लिखी गई है। ये अर्जी कोई सामान्य अर्जी नहीं है, बल्कि दूर दराज के गांवों के कई दुखी चेहरों के लिए मुस्कान लाने वाली अर्जी है। दरअसल स्कूल में रखी इन 2 अलमारियों में तरह तरह के कपड़े हैं और इन कपड़ों को गरीब जरूरतमंद अपनी पसंद के हिसाब से ले जा सकते हैं। इसके लिए ना तो किसी की इजाजत लेने की जरूरत है और ना ही कोई कीमत चुकानी है। ये पहल है यहाँ के माझीग्राम विश्वेश्वरी हाई सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों की, जिसकी तारीफ अब चारों ओर से हो रही है। यही नहीं, लोग भी आगे आकर इन अलमारियों में खुद के लिए अनुपयोगी कपड़ों को यहाँ रख देते हैं ताकि वो गरीबों के काम आ सके। ऐसी ही अनूठी पहल की ये दूसरी कहानी है वाराणसी की, जहाँ स्कूल के बच्चों को पुस्तकों की लाइब्रेरी के साथ साथ खिलौनों की लाइब्रेरी का तोहफा भी मिला है, जिससे प्राइमरी स्कूल के बच्चे खेल के साथ साथ पढ़ाई में भी रुचि ले पाएंगे। यहाँ के मल्दिया प्राइमरी स्कूल में खिलौना लाइब्रेरी का यह प्रयोग किया गया है बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा, जिनकी इस पहल की काफी सराहना हो रही है। अभी हमारे प्राथमिक विद्यालयों में ये एक पहली खिलौना लाइब्रेरी खोली गई है और आगे हम लोगों का ये प्रयास है कि हम लोग विभिन्न स्कूलों में जिनसे हमारे आंगनवाड़ी केंद्र जुड़े हुए हैं वहाँ पर इसको और खिलौना लाइब्रेरी बनाया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने स्कूलों में पहली चीज़ तो बच्चों की उपस्थिति बढ़ाएं और दूसरा जो उनका एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, यानी कि खेल खेल में सीखने की क्षमता का विकास हो, तार्किक क्षमता का विकास हो। स्कूल के गरीब बच्चे खिलौना लाइब्रेरी पाकर काफी ज्यादा उत्साहित है। अब न सिर्फ उनका मन पढ़ाई में लग रहा है, बल्कि उनकी उपस्थिति भी स्कूल में बढ़ती जा रही है। पढ़ के खेलना भी पसंद है और हमको पढ़ना भी पसंद है। पढ़ाई भी करेंगे और खेलेंगे भी साथ साथ। बेसिक शिक्षा विभाग की इस पहल में लोग भी साथ दे रहे हैं। वो गरीब बच्चों के लिए इस लाइब्रेरी में खिलौने जुटाने में सहयोग दे रहे हैं। यही नहीं, खिलौना लाइब्रेरी की तारीफ की गूंज काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंच चुकी है। यहाँ के पुजारी इस पहल के मुरीद हो गए हैं। बहरहाल बर्धमान हो या फिर वाराणसी, ऐसे प्रयोग सुकून देते हैं, उम्मीद बढ़ाते हैं और एक संवेदनशील समाज की पहचान बनते हैं। बर्धमान से सुजाता मेहरा के साथ वाराणसी से ब्रजेश यादव, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात पढ़ाई के अनोखे अंदाज की। एमपी के बैतूल का एक सरकारी स्कूल इन दिनों पढ़ाई की अनोखे तरीके की वजह से चर्चा में है। यहाँ नाच गाने के साथ बच्चे सीख रहे हैं पहाड़े। इन बच्चों के पहाड़ों की दुनिया हमारे आपके वक्त की तरह नहीं, जब हम पहाड़े सीखते सीखते ऊब जाते थे। इस स्कूल के बच्चों के पहाड़ों की दुनिया संगीत से गूंज रही है। देखिए रिपोर्ट। गणित के पहाड़े याद करना बच्चों के लिए मुश्किलों का पहाड़ चढ़ने जैसा होता है, मगर यहाँ पहाड़े पढ़ना गीत है, संगीत है, डांस है और मस्ती भरा एक एहसास है। मध्य प्रदेश के बैतूल में केलापुर शासकीय माध्यमिक शाला अपनी पढ़ाई के अनूठे तरीके से लोगों का मन जीत रही है। 10 तक के सुरीले पहाड़े पढ़ाना और पढ़ना इस सरकारी स्कूल की अनोखी छवि गढ़ रहा है। दरअसल बच्चों के लिए पढ़ाई को सरल और रोमांचक बनाने के लिए लोकगीत गायक राजेश ने 10 तक के पहाड़ों को गाया है। अब ये स्कूल इन गानों का इस्तेमाल कर रहा है और बच्चों को पहाड़े सिखाने में सफल भी हो रहा है। मैं पहले एक शिक्षक था और हमारे स्कूल में भी जब हम लोग गतिविधि कराते थे बच्चों को, तो खेलकूद के माध्यम से और डांस के माध्यम से कराते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग एक आदिवासी धुन के ऊपर पहाड़े बनाए, ताकि बच्चे बगैर मानसिक तनाव के झूमकर नाचकर पहाड़े याद कर सके। हम बच्चों को गतिविधि आधारित
शिक्षण कराते हैं। इसमें बहुत सारी गतिविधि ये बच्चों के साथ हम मिलकर करते हैं, फिर बच्चों से करवाते हैं। उससे हमको बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखाने में सरलता महसूस होती है। इस अनोखे अंदाज से बच्चे न सिर्फ पढ़ाई में मन लगा रहे हैं, बल्कि जल्दी सीख भी रहे हैं। पहले भूल जाते थे और अब खेल कूद में पहाड़ी याद कर लेते हैं। ये स्कूल अब पढ़ाई में ताल और लय के समावेश की मिसाल बन रहा है। आज स्कूलों में बच्चों के लिए मनोरंजन के साथ पढ़ाई के ऐसे ही तरीकों को विकसित करने की जरूरत है, ताकि शिक्षा का स्तर सुधरे और बच्चे भी स्कूलों में मौज मस्ती के साथ पढ़ें। राजेश भाटिया, बैतूल, गुड न्यूज टुडे। कि गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का एक बच्ची संग वीडियो सामने आया है, जिसमें वो धारदार ढंग से बीजेपी के समर्थन में गुजराती भाषा में भाषण देते हुए देखी जा सकती हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची ने गले में भाजपा का दुपट्टा डाला हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी है। इस दौरान वो अयोध्या में राम मंदिर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी समेत तमाम विषयों पर धारदार ढंग से बात रखती है और बीजेपी की उपलब्धियों को गिनवाती हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री भी बीजेपी प्रशंसक इस बच्ची का भाषण बड़े ही ध्यान से सुन रहे हैं। कलम को हटावे भाजप, नर्मदाने नर સુધી કોણ પહોંચાડે ભાજપ, અયોધ્યામાં રામ મંદિરની રાહ કોણ પૂરી કરાવે ભાજપ, ઉજ્જૈનનો કોરિડોર કે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની ઊંચાઈ કે પછી પાવાગઢમાં 500 વર્ષે ધજા કોણ ફરકાવે ભાજપ, રાતનો એક જ નારો અમને તો ફાવશે જ ભાજપ, ખરે આવશે જ ભાજપ, ખરે આવશે જ ભાજપ, અમને તો ફાવશે જ ભાજપ। आपने सोशल मीडिया पर एक छोटी बच्ची को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कविता सुनाते हुए देखा होगा और वो सोशल मीडिया पर वायरल है वीडियो। हम ऐसी हमारी बच्ची के साथ हैं आदिया, जो यहाँ पर राजकोट में है, और आदिया ने वो कविता कैसे सुनाई हमें बताएंगे। आदिया, कितने समय में याद किया, कैसे सुनाया, पीएम ने क्या कहा आपसे? पीएम, जब मैं उनके रूम में गई तो मैं थोड़ी सी नर्वस सी थी कि मैं बोल पाऊंगी या नहीं। तब जब मैंने बोला तब मुझे ऐसा ही लगा कि मेरे जो दादा है वो बैठे मेरे सामने और मैं उनके सामने जस्ट रिहर्सल कर रही हूँ। और मैं बिल्कुल भी शर्मा नहीं रही थी और मैं दिल खोल के बोल रही थी, यानी कि आप कुछ भी नहीं, नॉर्मल, यानी कि फैमिलियर है, ऐसे बोल रही थी मैं। और उन्होंने आपको ये दिया? ऑटोग्राफ उन्होंने मुझे यहाँ पे दिया है और उन्होंने कहा कि ऑटोग्राफ चाहिए या फोटोग्राफ, तो मैंने कहा कि मुझे दोनों चाहिए। तो जाते वक्त उन्होंने मुझे फोटो खिंचवाई मेरे साथ और अब जब मैं आई तब सडनली उन्होंने मुझे ये ऑटोग्राफ दिया। अच्छा, ये पोएम आपने क्यों याद की? मतलब मुझे बोलनी थी क्योंकि मुझे भाजपा अच्छा लगता है, यानी कि भाजपा अपने जो गुजरात है उसको अच्छे से रखती है और अच्छे से चलाती है, यानी कि कोई हमें गड़बड़, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि भाजपा ये नहीं करती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे।